So welcome to my next class of business studies, principle number 8. क्या नाम है, पढ़ो भाई. What is centralization? Centralization मतलब one part. सारे decisions एक ही डिपार्टमेंट लेगा, उसको बोलते हैं centralization. Decentralization होता है हर बंदा अपने डिसीजंस खुद ले सकता है. अब ध्यान से सुनना, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा होता है वहाँ पे आप हर चीज़ की परमिशन नहीं ले सकते. अगर आप परमिशन लेने बैठ गए तो आपका खुद का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, KFC में आप बर्गर ऑर्डर कर रहे हो, वो पहले परमिशन नहीं लेंगे कि हम इस कस्टमर को बर्गर दें या ना दें, वो सीधा दे देंगे आपको बर्गर, है ना. तो दैट मीन्स दे नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन ऑन इट. तो दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हर एक बंदे के पास क्या है? अथॉरिटी, अपने डिसीजन से. लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अथॉरिटी है, जिसके पास है, डिक्टेटरशिप का रूल है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन. अब मान लो हमारा एक छोटा सा शॉप है, उसमें हमने 4-5 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं. अब उन प्रोडक्ट्स के लिए तुम अलग अलग लोगों को तो रखोगे नहीं, सारे के सारे डिसीजन को खुद ले लेगा जिसकी खुद की शॉप है. लेकिन अगर वहीं पे ऐसी तुम्हारे पास 1000 शॉप्स हैं या 1000 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आपने अलग अलग बॉस बना रखा है, तो वहाँ पे आप खुद डिसीजंस मत लो, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो. समझ में आया? तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे डिसीजंस एक बंदा लेगा. जैसे 11वीं कक्षा में तुम्हारी एडमिशन हुई थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, इट वॉज सेंट्रलाइज्ड. इट वॉज व्हाट? तुमने फॉर्म भरा, तुम्हारी ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आई, तुम्हारा नाम आया, वहाँ पे तुम्हारी एडमिशन हो गई. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर बंदा जाके कहीं पे भी पूछ सकता है, कहीं पे भी एडमिशन मिल गई. वो कौन सी एडमिशन हो गई? डिसेंट्रलाइज्ड. वहाँ पे पावर सिर्फ यूटी के पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी. वो हो गया सेंट्रलाइज्ड. जहाँ पे हर स्कूल की अपनी पावर है, एडमिशन नहीं देनी तो नहीं देनी, देनी है तो देनी है, उसकी इच्छा. वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड. समझ में आया? सेंट्रलाइज्ड मीन्स वन रूल वन गवर्नमेंट, वन एक ही बंदा रूल करेगा. सेकेंडली, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है वहाँ पे चलती है सेंट्रलाइजेशन. जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा होगा वहाँ पे क्या चलेगी? डिसेंट्रलाइजेशन. ये क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, एक मान लो पेंसिल है, एक इरेजर है, एक शार्पनर है, सारे हैं तो स्टेशनरी आइटम्स. तो मैं तीनों चीज़ों के परचेजेस इकट्ठे देख सकता हूँ, यस. तीनों चीज़ों की सेल्स इकट्ठी देख सकता हूँ, यस. तीनों चीज़ों को एडवर्टाइज इकट्ठे कर सकता हूँ, यस. तो मुझे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब मान लो मेरा प्रोडक्ट है शैम्पू, फिर है सोप, फिर है डिटर्जेंट, फिर साथ में है वॉचेस, साथ में है LEDs, LCDs. यहाँ पे मैं अकेला सब कुछ देख लूँगा? यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन. हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हेड्स, और उन अलग अलग हेड्स के पास क्या होनी चाहिए? अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वहाँ पे क्या जरूरत है? डिसेंट्रलाइजेशन. तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन. अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते तो क्या होगा? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव होगा? नहीं होगा. क्या हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं, डिले हो जाएगा वर्क. और जहाँ पे छोटा मोटा काम है वहाँ पे अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, जहाँ पे काम एक बंदा कर सकता है लेकिन 5 बॉस हैं, वहाँ पे फिर से क्या होगी? ईगो क्लैशेस होंगी, काम टाइम फिर से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो दिस इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स. सेंट्रलाइजेशन मीन्स वन पावर, सारे डिसीजंस एक ही बंदे के हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन. जहाँ पे डिसीजंस हर बंदे के हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? क्लियर? प्रिंसिपल नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस. स्केलर चेन. क्या नाम है? स्केलर चेन. ये मैंने बना दी एक हायरार्की, जिसको हम ये बोल सकते हैं टॉप लेवल, ये बोल सकते हैं मिडिल लेवल, और नीचे वाले को बोल सकते हैं ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल. अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं,
सपोज ए से लेके आई तक, ठीक है। अब अगर ए ने मिलना है डी को, वो सीधा नहीं जा सकता उसके पास। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है स्कूल में, तुम सीधा प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाते, पहले कहाँ जाते हो? अपनी क्लास टीचर के पास या सब्जेक्ट टीचर के पास। वो नहीं सुन रही तुम्हारी बात, तुम कहाँ जाओगे? क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर भी नहीं सुन रही है, वो बोल रही है कि आप कोऑर्डिनेटर से बात करो, विंग इंचार्ज से बात करो, फिर आप उसके ऊपर जाओगे। फिर वो लेके जाएंगे पहले तुम्हें डीन या वाइस प्रिंसिपल के पास। अल्टीमेटली अगर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा तब कौन मिलेगा तुम्हें? अदरवाइज उस तक तो मैटर पहुंचता ही, ठीक। तो अगर यहाँ पे फ्योल ने बोला है अगर ए ने बी को मिलना है, बी ने आगे सी को मिलना है, सी ने डी को, तो ये सारा कुछ पास ऑन होके जाएंगे। आप कोई भी ब्रेक नहीं लोगे, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करोगे। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मान लो बी ने एफ को मिलना है, तो वो सीधा एफ को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ कब? नॉर्मली नहीं। नॉर्मली आपको पूरा साइकिल कवर करके ही जाना पड़ेगा। क्लियर? तभी इसका नाम क्या रखा है? स्केलर चेन। ये चेन बनाई हुई है टॉप टू लोअर, सीधा लोअर लेवल वाला टॉप के पास नहीं जा सकता। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ग्रीवियंस है, अगर वो चाहता है उसको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, तो ही शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन गो डायरेक्टली टू द पर्सन यू वांट टू मीट, ठीक है। इस चीज को हम बोलते क्या है बिजनेस की लैंग्वेज में? जब इमरजेंसी वो मिलता है सीधा, इसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन मींस जो आपको एक हायरार्की बना के दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही उस बंदे तक पहुंचना है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं ले सकते। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप शॉर्टकट ले भी लेते हो, वो आपकी कोई डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और उस टर्म को हम बोलते क्या है बिजनेस की लैंग्वेज में? गैंग प्लान। पहले ये दो प्रिंसिपल रीड करते हैं, बुक से बुक खोलो। प्रिंसिपल नंबर 8 इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to concentration of authority or power in few hands at the top level. सिर्फ few hands में authority दी जाएगी, वो भी किसके पास? top level के पास. Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. चाहे वो top level हो, चाहे वो middle level हो, चाहे वो lower level हो, हर बंदे के पास क्या होगी? authority. हर बंदा अपने decisions खुद से ले सकता है. According to Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized. वो कहता ना सारी centralized होनी चाहिए और ना सारी decentralized होनी चाहिए। कुछ पार्ट तक centralization होनी चाहिए। जो important matters हैं, जैसे कि finance, यहाँ पे आप centralized रखो, power सिर्फ एक बंदे को दो। जहाँ पे छोटे मोटे decisions हैं, वो आप वहाँ पे क्या कर दो? Decentralization, ताकि काम ना रुके, आपका काम organization का चलता जाए। समझ आ रहा है? उसके बाद वो बोल रहा है बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, पूरी डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है। डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। अगर तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे कौन सा चलेगा? डिसेंट्रलाइज। जहाँ पे छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है वहां क्या चलेगा? सेंट्रलाइज्ड। क्लियर? अब हाँ या ना तो बोल दिया करो जुगल। You just look at me. A small organization can be well organized and managed with centralized technique. इसमें क्या बोला? जो small organization है वहाँ पे क्या चलेगी? Centralized technique. But in large organization there is need for decentralization. Secondly, if employees are efficient and competent, then they can be trusted by having decentralization. अगर आपके employees skilled है, बहुत trained है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे उनको डिसेंट्रलाइजेशन में रखो, क्योंकि उन लोगों को इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत। अगर हम उनको सेंट्रलाइज रखेंगे तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उनको क्या लेनी पड़ रही है? परमिशन। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज अनस्किल्ड है, अनपढ़ है, वहां पे आप क्या रख सकते हो? सेंट्रलाइजेशन। एनी डाउट्स? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। मिल गया? स्केलर चेन मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। यहाँ पे हाईएस्ट कौन है मेरा?
ई, और लोअर कौन है ए, और उधर कौन है आई। उसके बाद फियोलेंस इज दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने अपने बड़े से मिलना है तो आप उसके ऊपर वाले लेवल पे जाओगे, वो आगे लेके जाएगा आपको नेक्स्ट लेवल पे, आप खुद से उस लेवल पे नहीं जा सकते। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड। किसी भी बंदे को आप स्किप बीच में से नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन प्रिंसिपल, if E wants to contact O, he must have to move from E to D, D to C, and so on. If this chain is broken, then there are chances of communication gap. अगर आप चेन तोड़ देते हो तो बीच में क्या आ जाएगा, और कम्युनिकेशन गैप आने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स फैल जाएंगे कि किसी बात का हमें पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। तो रूमर्स फैलना इज नॉट गुड इन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव नहीं होंगे और ईगो क्लैशेस, लड़ाइयाँ, कंफ्यूजन्स, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये सारा कुछ हो सकता है। उसके बाद आ जाओ बट पे। बट समटाइम्स following scalar chain becomes a long process, and if some important pieces of information have to be passed, it gets delayed. So in case of emergency and urgent information, Fayol permitted a shortcut in the chain which is called ज्ञान प्लान। समझ आया सबको कि अगर आपको लगता है इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मान लो इसको हार्ट अटैक आ गया और तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करनी है, लेकिन तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तुम सीधा बी के पास जाने की बजाय अगर डी को भी जाके बता दोगे तो वो कर देगा ना ये काम। तो उस केस में, इमरजेंसी के केस में अगर आप शॉर्टकट अप्लाई कर देते हो तो इट्स ओके, बट उसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते क्या है, शॉर्टकट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ज्ञान प्लान। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाओ, प्रिंसिपल नंबर 10। बड़ा ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये आपके घरों में भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ध्यान से सुनना बात। हमारे घर में लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, अब हम कैंडल ढूंढने निकले हैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके। हमें वो कैंडल कब मिलेगी, अगर हमें क्या होगा, पता होगा कि कैंडल कहाँ पे किचन में कौन से ड्रॉर में पड़ी है। तो ऐसे ही, इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा बहुत अच्छी। ऐसे ही फ्योल ने क्या किया था, पहले स्टोरी सुन लो। फ्योल ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बोलते हैं रिले रूम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, रिले रूम एक्सपेरिमेंट। ये किया गया था रैट्स के ऊपर। किसके ऊपर, उन्होंने क्या किया, रैट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे रोज ट्रांसफर किया। रास्ते में उनको बोरियां रख दी उन्होंने, कनक की, चावल की, और लाइट्स ऑन कर दी, और सारे एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया और कैमरास फिट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में। अब रैट्स ने क्या करना, रैट्स ने जाना पहले चावल खाने, फिर कनक खानी, और खा पी के अपनी बिल में वापस घुस जाना, ठीक है। उनको वो रास्ता याद हो गया। रोज उन्होंने एक हफ्ता ऐसे किया रैट्स ने। आफ्टर 7 days उन्होंने लाइट्स क्या कर दी, बंद। अब रैट्स को फिर से छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि अंधेरे में भी उनकी खाने की परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे किया। फ्योल ने जो काम को लाइट में कर रहे थे एम्प्लॉइज, अब अंधेरे में करना स्टार्ट किया। वहां से उनको अक्ल आई कि अंधेरे में काम तब हो सकता है अगर हमें चीजें याद होंगी कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है। तो ऑर्डर ये कहता है, राइट मटेरियल शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट टाइम और राइट प्लेस पे होना चाहिए। राइट मैन, राइट मटेरियल एंड राइट प्लेस। समझ में आया। तो अगर अंधेरा भी होगा, आपको पता है कि कैंडल कहाँ पड़ी है, आप जाके उसको वहां से बिना टॉर्च के भी आप जाके उसको निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट यूएसए में हुआ था और जापान की कोई कंपनी, ठीक है। क्या नाम है इस एक्सपेरिमेंट का, रिले रूम एक्सपेरिमेंट। क्या किया था उन्होंने, पहले रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या वो नाइट में एफिशिएंट होते हैं अंधेरे में। जब उनको लगा कि जब जानवर एफिशिएंट हो सकते हैं तो ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं हो सकते। फिर उन्होंने चेक करा ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करके, तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइट में परफॉर्मेंस थी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस कब मिली एम्प्लॉइज की, when there was no light in the organization and they were doing efficient work. This is known as principle of order. जितने principles बने वो सारे experiments पे बने। Since 1 to 10 या 14 जहाँ तक आप पढ़ोगे, सारे के सारे रियल लाइफ में उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर वो प्रिंसिपल को बनाया।
ठीक है, तो जब उनको पता लगा कि लाइट के बिना भी लोग काम कर सकते हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? कंक्लूजन ये निकाला कि सही जगह पे अगर सही सामान पड़ा होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर मान लो अंधेरा हो चुका है और तुम्हें यही नहीं पता स्टेपलर कहाँ पड़ा है, तो तुम क्या पिन अप कर पाओगे अपने काम को? नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में रखनी है, सो दैट राइट प्लेस पे हमें राइट चीजें मिल जाएं और राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। समझ आया? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सेहा ने काम करना है ग्राउंड फ्लोर पे, इसका सामान पड़ा है टॉप फ्लोर पे। इजंट इट वेस्टेज ऑफ टाइम? ये जब भी काम करने लगेगी इसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? टॉप फ्लोर पे सामान उठाने। तो अगर हमारा राइट प्लेस पे मटेरियल पड़ा हो जहां पे उसने काम करना है, तो एक्सेसिव मूवमेंट्स क्या हो जाएंगी उसकी? खत्म, और वो और एफिशिएंटली काम करेगी क्योंकि उसको बार बार टॉप फ्लोर तक नहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आधा तो थक ही जाएगी सामान लाने और आने जाने में। समझ में आ रहा है? तो अगर चीजें राइट प्लेस पे होंगी तो काम भी ढंग से होगा। एंड राइट मैन शुड ऑल्सो बी देयर। अगर आपके काम करने वाले बंदे ही गलत हैं फिर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, अंधेरे का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्लियर? लेट्स रीड आउट फ्रॉम द बुक नाउ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of men and material. लोग भी सही जगह पे होने चाहिए और मटेरियल भी। That is fixed place for everything and everyone in organization. Fayolin says that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization, and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. ना लोगों को ढूंढने में टाइम वेस्ट हो और ना ही चीजों को ढूंढने में टाइम वेस्ट हो। तो मटेरियल एंड मैन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। क्लियर? Principle number 12 is principle of equity. What is equity? Equity means no discrimination. No discrimination in the terms of caste, speak out, color, creed and gender. किसी भी basis पे आपने partialities नहीं करनी. Let's read out without wasting the time. Equity refers to kind, fair and just treatment for employees. Just means justice. न्याय करना है सबके साथ. Employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. If a manager is biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. Equity does not mean equal salary to a peon or a supervisor, but equity means application of same disciplinary rules, leave rules in the same way irrespective of their grade, position and gender. इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी जो है वो पियून की भी सेम है और डॉक्टर की भी सेम है। डॉक्टर ऑब्वियसली ज्यादा क्वालिफाइड है, उसकी सैलरी क्या होगी? ज्यादा होगी। पियून की सैलरी क्या होगी? पर यहाँ पे इक्विटी का मतलब ये है कि जो रूल अगर डॉक्टर के लिए है वही रूल किस पे अप्लाई होगा? क्लियर पे। कभी भी हमने पार्शियलिटी नहीं करनी कि उसका स्टेटस बड़ा है उसका स्टेटस कम है, तो डॉक्टर को आप 20 छुट्टियां दे दो साल में अलाउ कर दो और पियून को 4 छुट्टियां अलाउ करो। दिस शुड नॉट बी दैट। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहां पे जो पियंस है ना उनकी भी छुट्टियां उतनी ही अलाउड है जितनी वहां के सीईओ को अलाउड, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी भी स्टेटस वाइज ना हो। समझ में आया सबको? तो इक्वल जस्टिस देना है सबको। सब लोग सर्वेंट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो जॉब करते हैं दे आर नथिंग बट द सर्वेंट्स, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का क्यों ना हो, चाहे ओनर खुद का क्यों ना हो, चाहे ओनर खुद है, ही इज द सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? प्रिंसिपल नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनेल। कभी भी इसको पर्सोनल नहीं बोलना। कई गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स इसको पर्सोनल बोलेंगे, वहां हंसना मत, असेसमेंट नहीं भेजेंगे। इट इज नोन एज पर्सनेल। स्पीक आउट विद मी। पर्सनेल, पर्सोनल नहीं बोलना इसको, ठीक है? अब पर्सनेल क्या होता है? पर्सनेल मींस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी का मतलब है वो स्टेबल रहे। टेन्योर का मतलब है वो टर्मिनेट ना करें। मतलब एम्प्लॉइज आपकी जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी, ऐसा कब होगा? जब आप उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दोगे, जब आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखोगे, जब आप उनको मोटिवेट करते रहोगे, जब आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, जब आप वेजेस और सैलरीज अच्छी दोगे, तो कौन जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के? कोई नहीं।
तो if you will keep on motivating the people in the organization, then they will never ever fade away from your organization. They will be stable. मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में भी. अगर आपने मान लो एम्प्लॉयज रखने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको उनको पहले इंटरव्यू लेने की कॉस्ट, फिर उनको ट्रेनिंग देने की कॉस्ट, फिर उनको काम सिखाने की कॉस्ट. अब वो 2 महीने काम बाद कह रहा है कि मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे पसंद नहीं आया काम. तो फायदा हुआ जो तुमने उसको इतना सिखाया? तुम्हें फिर से किसी और पे इतना खर्चा करना पड़ेगा. तो बेटर क्या है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग से ही क्या कर दो, थोड़ी अच्छी कर दो, और उसको ये बोल दो कि हम तुम्हें 5 साल तक यहाँ से नहीं निकालेंगे, एटलीस्ट 5 years. तो वो बंदा स्टेबल हो गया कि भाई मेरी नौकरी 5 साल के लिए तो क्या हो गई, एटलीस्ट पक्की होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लॉयल्टी और हार्डवर्क से काम करूंगा. इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनेल. क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनेल. लेट्स रीड आउट. It refers to no frequent termination and transfer. According to this principle, management must provide feeling of underlying job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, employees cannot contribute their maximum. अब मान लो एक्सेप्स की टीचर 1 महीने के लिए छुट्टियों पे गए और वहां के टीचर ने पलक को हायर कर लिया. प्रिंसिपल ने बोला पलक आप 1 महीने के लिए आ जाओ पढ़ाने. सिर्फ पलक को पता है पहले से मैं सिर्फ कितने टाइम के लिए जा रही हूँ, मजबूरी है उसकी, 1 महीने बाद तो निकालना है ना उन्होंने. तो इसके माइंड में क्या आएगा, 1 महीना तो पढ़ाना है, पढ़ाओ, पैसे लो और दीजिए. लेकिन अगर इसको पता है 10 साल तक पलक आप कहीं नहीं जा रहे, तो शी विल वर्क हार्ड, शी विल गिव हर बेस्ट. तो एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. और जॉब सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो, उनको ये एग्रीमेंट कर लो उनके साथ कि हम आपको नहीं निकालेंगे. दूसरा, उनकी सैलरीज आप बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी. तीसरा, आप उसको क्या करते जाओगे, लोअर से अपर वाले रैंक पे प्रमोट करते जाओगे. होगी जॉब सिक्योरिटी, तो नहीं छोड़ के जाएगा. समझ आ गया प्रिंसिपल? अभी तक जितने प्रिंसिपल्स पढ़े उनके नाम. Number 1, division of work. Number 2, authority and responsibility. Number 3, discipline. Number 4, unity of command. Unity of direction. Subordination of individual over generators. Then remuneration of personnel या persons. Number 8 was centralization and leasing. Number 9 is scalar change. Number 10 is principle of order. Order means right man at right place and right material at right place. 10 हो गए. 11th क्या था? Equity. And 12th क्या है? Stability of tenure of personnel. Number 13 very important, initiative. हाँ जी, what is initiative? जैसे मैंने बोला let's go on a trip. हर्षलीन और मानवी सबसे पहले खड़े हो गए कि पलक ने तो जाना नहीं, वो बोलेगी मैं जाऊंगी पर जाएगी, तो हम ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सब कुछ. वो क्या ले रहे हैं अपने आप? इनिशिएटिव. अब मैं उनको डिस्करेज कर दूं बैठ जाओ आराम से, तो उनकी माइंड में नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, छोड़ो हमने आइडिया नहीं देना, हमें तो डांट ही पड़नी है. तो जो एम्प्लॉय आपको आइडियाज देना चाहता है उसका आइडिया सुनना जरूर चाहिए. चाहे आप उसको मानो या ना मानो, उसके आइडिया को एक बारी जरूर सुनो. उससे उसमें क्या फीलिंग आएगी कि मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट हो सकता है. अगर उसका आइडिया इम्प्लीमेंट हो गया और उससे तुम्हें 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, क्या वो माड़ी चीज थी? नहीं. अगर उस आइडिया में से 20 करोड़ का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तुम उसमें से 1 करोड़ उस एम्प्लॉय को दे दो, वो जिंदगी भर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी छोड़ के तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा उस 1 करोड़ में से, क्योंकि वो 20 करोड़ कमाए किसकी वजह से हैं? तो उस एम्प्लॉय के उस आइडिया की वजह से. तो फ्योल ने इंसिस्ट क्या किया यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज आगे आके इनिशिएट ले रहे हैं उनको इनिशिएट लेने देना चाहिए. एटलीस्ट अगर आपने वो नहीं भी पूरा करना, एक बारी उसके आइडिया को जरूर सुनिए. लेट्स रीड आउट द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. It refers to taking the first step with self-motivation. Fayol suggested that employees in organization must be underlined given an opportunity to take some initiatives in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees. So managers must welcome the suggestions and ideas of employees before framing the plan. अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग साथ मिलके चलें,
सब लोगों के आइडिया जरूर सुनो। कई बार क्या होता है, नॉर्मल से इंसान का आइडिया तुम्हें जमीन से आसमान तक लेके जा सकता है, ठीक है, जेम्स निकल सकते हैं उस अर्थ में से। तो इनिशिएटिव शुड बी गिवन टू द पर्संस हु वांट देमसेल्व्स टू गिव द आइडियाज टू यू। तो उनको डिस्करेज कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। चाहे तुम उनकी बात मानो मत, बट एटलीस्ट एक बार उनकी बात सुन लो। लास्ट प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नंबर 14 इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। स्पीक आउट विद मी, एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब ये कॉर्प्स यहाँ पे क्या है, इसकी एक स्टोरी सुन लो पहले, फिर मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ। कॉप्स बेसिकली मीन्स पुलिस। कॉप्स किसको बोलते हैं नॉर्मली, पुलिस या मिलिट्री। यहाँ पे जो कॉप्स की बात हो रही है, इट इज मिलिट्री। एक बार क्या हुआ था, 4-5 बंदे रह गए थे, पूरी मिलिट्री खत्म हो गई थी, किसी कंट्री की बात है, ओरिजिनल स्टोरी है। वो झाड़ियों के पीछे छुप गए, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने अब जीतना है ना, तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। केसरी मूवी देखी सभी, एंड में चलो उनकी सबकी, वो तो रियल स्टोरी थी, उन्होंने दिखाना ही था एंड ऐसा, ठीक है। वो अलग अलग जो लड़ रहे थे, लेकिन एट द एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दिस स्टार्टेड विद अ टीम वर्क। दे स्टार्टेड विद अ टीम वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्योल कहता है कि टीम बना के काम करो। अगर तुम आई को वी के साथ रिप्लेस कर दोगे, मैं हटा दोगे अपने अंदर से, हम ले आओगे कि हम सब ने जीतना है, हम सबका ऑब्जेक्टिव ये है, तब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स अचीव टाइम पे कर लेगी। तो स्पिरिट मतलब स्पिरिट, स्पिरिट मतलब जज्बा, वी कॉर्प्स मतलब यूनाइटेड। कॉर्प्स का मतलब यहाँ पे मिलिट्री से था, समझ आया। लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है इस प्रिंसिपल का, कि जो भी काम करना है वो किस में करना है, टीम वर्क में करना है, यूनिटी में करना है। कभी भी अलग अलग होकर काम नहीं करना। अगर आपका एक प्रॉपर ग्रुप है, उस ग्रुप को डिवीजन ऑफ वर्क असाइन हुआ है, तो एक दूसरे से बात करो, तेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि उनमें सिंक्रोनाइजेशन रहे। किसी को ये नहीं होना चाहिए ये काम तो उसने करना था, ये काम उसने करना था। एक बार बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी आई थी, ध्यान से सुनना। देयर आर 4 persons, somebody, anybody, everybody, nobody। नाम है ये उन चारों के। क्या क्या नाम बोले मैंने, somebody, everybody, nobody, anybody। Anybody thought that somebody will do this work। Anybody ने सोचा somebody ही काम करेगा, but nobody did it। काम किया किसने है, nobody ने। अब कई लोग तो कंफ्यूज हो गए, nobody का मतलब तो होता है किसी ने भी नहीं, लेकिन यहाँ nobody तो एक पर्सन था ना। क्या क्या नाम बोले थे मैंने, स्पीक आउट, somebody, everybody, anybody and nobody। Anybody ने सोचा everybody ये काम करेगा। अगर हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में करें, हर एक ने सोचा हर बंदा ये काम करेगा, लेकिन किया किसी ने भी नहीं। बट यहाँ पे nobody is the name of a person। So nobody ने काम किया क्योंकि उनमें टीम वर्क नहीं था। तो which principle is highlighted here? Spirit be ऐसी ही स्टडी है। समझ आया कुछ? तो स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स आई को रिप्लेस किससे करना है, वी से। लेट्स रीड द प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट मस्ट encourage and promote team spirit, unity and harmony. This will bring coordination and cooperation in organization. A manager should replace I with we. This will give rise to mutual trust and belongingness among team members. It will minimize the need for using penalties. मतलब आपके अंदर ग्रुप गोल्स आएंगे, आपके अंदर टीम स्पिरिट आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट क्यों हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उसको लग रहा था मेरे से अगर रन्स नहीं बन रहे तो मैं पूरे इंडिया को मत हराऊं। उसने किसके बारे में सोचा उस टाइम, टीम के बारे में। और स्पोर्ट्स में टीम स्पिरिट तो वैसे ही होनी चाहिए। समझ आ गया सबको? So these were the 14 principles given by Mr. Henry Fayol। पहला क्या था, डिवीजन ऑफ, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ, सिक्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ओवर जनरल, सेवेंथ रेम्यूनरेशन, एट सेंट्रलाइजेशन एंड नाइन्थ स्केलर चेन, 10th प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 11th इक्विटी, 12th टेन्योर ऑफ personnel, 13 initiative and 14 spirit the corps। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था डिवीजन ऑफ वर्क लिख के लाने को, मैं कल चेक करूंगा along with second homework for today, authority and
रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उसकी पिटाई होगी. फॉलो अकाउंट्स.